नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के घर पर छापेमारी की गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 3 टीमों ने छापेमारी की है। गोरखपुर स्थित पैतृक आवास और बोधगया के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। राजेंद्र प्रसाद पर 20 करोड़ से अधिक की अवैध खरीदारी का आरोप लगा है। एमयू और वीकेएसयू के कुलपति रहते अवैध खरीदारी का आरोप लगा है और इसके अलावा भी कुलपति राजेंद्र प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। बोधगया स्थित आवास और कार्यालय पर इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है। रिश्तेदार की एजेंसी से अवैध तरीके से करोड़ों की खरीदारी का भी आरोप लगा है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल से की जानी है खरीदारी, निविदा की प्रक्रिया और नियमों का भी उल्लंघन किया गया है। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के घर के द्वारा वहीं देखिए मगध विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र प्रसाद के घर पर छापेमारी की गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 3 टीमों ने छापेमारी की है। गोरखपुर स्थित पैतृक आवास और बोधगया के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। राजेंद्र प्रसाद पर 20 करोड़ से अधिक की अवैध खरीदारी का आरोप लगा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे फोन लाइन पर संजय, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि बड़ी मात्रा में खरीदारी का आरोप लगा है? जी सोनाली, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी खबर है। खबर इस लिहाज से है कि कुलपति के पद पर रहते हुए राजेंद्र प्रसाद ने घोर अनियमितता बरती है और उनके खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया था और इन पर जो आरोप पाए गए थे वो सच पाए गए थे और इसके बाद इन पर FIR लॉन्च किया गया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद आज रेड कंडक्ट किया जा रहा है बोधगया में इनके रेजिडेंस पे और इंडस्ट्री में जो इनका ऑफिस है वहां पर DSP लेवल के जो 2 ऑफिसर है, गोरखपुर टीम गई है DSP लेवल के ऑफिसर के नेतृत्व में और दूसरी टीम बोधगया में है और एक टीम का नेतृत्व पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर कर रहे हैं। ये बोधगया के अलावा वीर कुंवर सिंह आरा जो यूनिवर्सिटी है वहां के भी चार्ज में रहे थे और इन दोनों यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहते हुए कई तरह की ऐसी चीजों की खरीदारी की जिसका कोई यूज नहीं था। मगध यूनिवर्सिटी के नाम पर यह खरीदारी की गई और चूंकि खरीदारी अपने रिलेटिव के एजेंसी के मदद की गई और पैसा भी चूंकि इनको अपने पास रखना था। जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के ऑफिसर है, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने न्यूज 18 को जो जानकारी दी है कि आनन फानन में सभी जो खरीदारी की गई थी उनका भुगतान कर दिया गया। 20 करोड़ से अधिक मामला है। इसके अलावा इन पर और दूसरे गंभीर आरोप हैं। ये आरोप ये भी है कि कई कॉलेजों के एप्लीकेशन के मामले में इन्होंने अनियमितता बरती है। कई कॉलेजों को नियमों को ताक पर रखकर मान्यता दे दी गई है। तमाम तरह के जो एविडेंस थे उनको पहले ही स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने अपने पास जब्त कर रख लिया था और उसके बाद से ये संजय, इस छापेमारी की कार्रवाई के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है इन पर? जी सोनाली, अपना प्रश्न दोहराएंगी? संजय, इस छापेमारी की कार्रवाई के बाद अब राजेंद्र प्रसाद पर क्या कुछ कार्रवाइयां हो सकती हैं? देखिए, निश्चित तौर पर उन्हें अपने पद हाथ धोना पड़ेगा, उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि FIR लॉन्च हो गया है और उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल गए हैं तो आने वाले दिनों में उनके लिए परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। और जो अभी जांच चल रही है उसके आधार पर आय से अधिक कितनी संपत्ति उन्होंने अर्जित की है इस पर भी जांच चल रही है। तो तमाम तरह की जो परेशानियां और दुश्वारियां हैं वो अब राजेंद्र प्रसाद के लिए खड़ी हो गई हैं। जी सोनाली। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बालू बंदोबस्ती को लेकर पटना समेत कई बिहार के 8 जिलों में जो बालू बंदोबस्ती को लेकर पुराना टेंडर था उसको निरस्त कर अब नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पटना सहित 8 जिलों में बालू बंदोबस्ती की पुरानी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था और अब एक बार फिर से जो है वो नई प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। ई टेंडर की तहत जो है इस प्रक्रिया को शुरू किया गया है। राज्य खनन निगम लिमिटेड ने जो है वो इस प्रक्रिया को शुरू किया है और यह पूरी प्रक्रिया 4 दिसंबर को पूरी हो जाएगी और दिसंबर के पहले सप्ताह से ही इन 8 घाटों पर जो है पटना समेत
8 जिलों के जो बालू घाट है वहाँ से उपलब्धता जो है वो ठीक हो जाएगी। बालू की जो खनन है वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगा और टेंडर की अधिसूचना बिहार राज्य खनन लिमिटेड ने जारी कर दिया है। इसमें पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिला शामिल है। 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक एक कर जिलों का ई ऑक्शन किया जाएगा। निगम ने टेंडर के कागजात 16 नवंबर तक जो है वो जमा करने का निर्देश दिया था, जो जमा हो चुका है। साथ ही इसे भरकर कर निविदा प्रक्रिया जो है उसके लिए 23 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक का समय तय किया गया है। 23 नवंबर को 3 बजे तकनीकी बिड खोला जाएगा। साथ ही 25 नवंबर को सफल आवेदनकर्ताओं का चयन किया जाएगा। बताते चले कि ई ऑक्शन की जो तारीख है जो घोषित किया गया है उसके तहत औरंगाबाद में 27 नवंबर को, रोहतास में 28 नवंबर को, भोजपुर में 29 नवंबर को, पटना में 30 नवंबर को, लखीसराय में 1 दिसंबर को, जमुई में 2 दिसंबर को, गया में 3 दिसंबर को और सारण में 4 दिसंबर को जो है वो निविदा की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। और उसके बाद बालू का खनन जो है वो शुरू हो जाएगा। बालू की जो किल्लत फिलहाल इन 8 जिलों में देखने को मिल रही है, यहाँ पे बालू की किल्लत जो है वो दूर हो जाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और कटिहार नगर निगम के वार्ड नंबर 39 में लोग जल कैदी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि रेलवे ने यहां पर अंडरपास का निर्माण तो कराया है, लेकिन उस अंडरपास में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से लोग जल कैदी बने हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर अंडरपास गंदे पानी का डंप पॉइंट बन चुका है। गंदे पानी की वजह से कई लोग अपना घर छोड़कर दूसरे जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। लोगों ने प्रशासन से इस समस्या के निदान की मांग की है। परेशानी है, क्या स्थिति है? ये पहले अंदर से बहुत पुराना रास्ता आया हुआ है, लेकिन जो कि बरसात के टाइम में हर जगह का उधर का पूरा मोहल्ला का पानी आके इधर आता है। इसी कारण हम लोग यहाँ बंद कर दिए गए हैं कि इस तरफ पूरा पानी घर से डूब जाता है। अभी भी कुछ आदमी अपने घर में नहीं है, देख लीजिए उधर पीछे की तरफ पूरा पानी आया हुआ है। यहाँ पे हर साल पानी लगने के कारण बहुत सारा घर ऐसा है जो घर छोड़ के, अपना पर्सनल घर छोड़ के भाड़े के घर में चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि पानी यहाँ पे इतना सारा लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अमीर फैमिली का है नहीं, सब अपना मतलब मिडिल क्लास का है, रोज कमाता रोज खाता। और देखिए, यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पटना जंक्शन पर असेंबली एरिया का निर्माण कराया गया है। इस असेंबली एरिया का उद्देश्य मात्र इतना है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति या भगदड़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के लिए ये असेंबली एरिया तैयार किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य किसी भी विपरीत परिस्थिति, भगदड़, आपदा में यात्रियों को ऐसे सुरक्षित एरिया पे रखा जा सकता है। बता दें कि पटना जंक्शन पर असेंबली एरिया बनाने का ये कॉन्सेप्ट पूर्व मध्य रेलवे का अपनी तरह का एक पहला प्रयोग है। पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों की सुरक्षा को लगातार ध्यान में रख रहा है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे के पटना जंक्शन पे असेंबली एरिया बनाया गया है और इस एरिया में आपात स्थिति के समय 500 से 1000 लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्हें यहाँ रखा जा सकता है इस असेंबली एरिया में, और असेंबली एरिया में उन्हें सुरक्षित निकालने की व्यवस्था की गई है। पटना जंक्शन पे किसी भी आपात स्थिति में, चाहे वो भूकंप की स्थिति हो, चाहे आग लगने की स्थिति हो या और भी कोई किसी तरह की घटना हो, इन तमाम घटनाओं से निपटने के लिए असेंबली एरिया बनाया गया है और इस असेंबली एरिया में ही उन यात्रियों को रखा जाएगा, यहीं से सुरक्षित उन्हें निकाला जाएगा। पटना जंक्शन के दोनों छोरों पे बात कर ले, करबिगैया में भी असेंबली एरिया बनाया गया है और पटना जंक्शन महावीर मंदिर के साइड में भी असेंबली एरिया बनाया गया है। यह पूर्व मध्य रेलवे की कवायद है, जिससे कि यात्रियों की सुरक्षा को काफ़ी अच्छी तरह से रखा जाए, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो और आपात स्थितियों में यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके, ये पहल की गई है। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी का भी कहना है कि ये पहल पूर्व मध्य रेलवे के पटना जंक्शन पे तत्काल की गई है और अगर इस तरह की सुविधा अगर सफल होती है, ये अगर पटना जंक्शन पे सफल होता है तो आगे भी पूर्व मध्य रेलवे के कई और जो बड़े स्टेशन हैं जहां पर कि काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, वहां भी इस तरह की कवायद को शुरू की जाएगी, जिससे कि जो लक्ष्य है पूर्व मध्य रेलवे की यात्रियों की सुरक्षा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा हो सकेगा और सफल जो यात्री
पटना जंक्शन पहुंचते या अन्य जगह पहुंचते हैं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और आपात स्थिति में भी पूर्व मध्य रेलवे उनकी सुरक्षा कर सके और उनकी सुरक्षा को सुदृढ़ कर सके, ये प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। पटना जंक्शन के बाहर हम लोगों ने एक एरिया को ईयरमार्क किया है जिसमें कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है पटना जंक्शन में, तो वैसी परिस्थिति में जितने भी हमारे पटना जंक्शन में यात्री उपस्थित रहेंगे उनको वहां पर एक सुरक्षित एकत्रित किया जा सकता है। इसी के लिए इसको बनाया गया है। और पटना में इस बार भी शादी में बैंड बाजा और डीजे नहीं बजेगा। सरकार ने अनलॉक 8 के तहत इसकी अनुमति नहीं दी है, जिससे बैंड बाजे वाले बेहद परेशान हैं और उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। बैंड बाजे वालों का साफ तौर पर कहना है कि इस कारोबार से हजारों लोग जुड़े हैं, लेकिन लगातार प्रतिबंध से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। कोरोना काल में भले ही महीनों पहले शादी ब्याह पर ग्रहण खत्म हो गया हो, लेकिन अब भी डीजे और बैंड बाजे वालों पर ग्रहण लगा हुआ है। सरकार ने एक बार फिर से अनलॉक 8 के तहत जो डीजे है या फिर बारात लगाने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसे में जो डीजे वाले हैं या बैंड बाजे वाले हैं उन पर क्या गुजर रहा है, हम उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त हम करबिगहिया में मौजूद हैं, राजधानी पटना में, और ये करबिगहिया एक तरह से बैंड बाजों वाले की मंडी है जहां से लोग बुकिंग कराते हैं। लेकिन इस बार अगर कहेंगे तो बुकिंग भी बंद हो गया है, क्योंकि सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में सभी तैयारी में हैं, लेकिन अब तक ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रहा है। जरा हम बात करते हैं किस तरह की परेशानी हो रही है। बताइए, एक बार फिर से जो अनलॉक 8 है उसमें पाबंदी लगा दी। कहना है सर इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल से तो हम लोग तो ऐसी कोरोना काल में परेशान हैं। फिर अभी उम्मीद लगाए थे कि इस बार काम हम लोग का शुरू होगा, पर इस बार भी जब काम से 2 दिन पहले ये बारात बजाने के लिए हम लोग का रोक लगाया गया हैं। आपकी जो बैंड बाजे वाले हैं इसी तरह से अपने जो परिधान है उसमें तैयार रहते हैं, लेकिन अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रहा है। कुछ और बैंड बाजे वाले, उनसे बात करते हैं। लगातार पाबंदी हो रही है। जी, हम लोग को कहना है कि हम लोग का दुकानदार है जो कर्ज लेके हम लोग को पैसा दे रहा है। हम लोग को बाल बच्चे तो इसी पे जीना है, इसी से मरना है। हम लोग को बड़ा स्थिति खराब हो गया। 2 साल से हम लोग तो बेरोजगार हो चुके। पंजाब बैंड की बात करेंगे, प्रकाश बैंड की बात करेंगे या बच्चा बैंड की बात करेंगे, दुर्गा बैंड, तमाम जो बैंड आप देख पा रहे हैं, एक एक दुकान पर 100 लोग आश्रित हैं। तो ये शहनाई की धुन और बैंड बाजे की धुन जो शादी ब्याह में कभी दरवाजा लगाते थे, लेकिन एक तरह से वर्तमान हालत जो है कहीं ना कहीं बदतर होती जा रही है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कोई भी लग्न में इन्हें मौका नहीं मिला बजाने का। ऐसे में सरकार से ये बैंड बजाकर, आज मेरे यार की शादी है, धुन बजाकर गुहार कर रहे हैं कि लग्न में हमें भी मौका दीजिए, क्योंकि हमारा परिवार बैंड बाजा से ही जुड़ा हुआ है और इसी से उसकी दाल रोटी चल रही है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए अगली खबर मुंगेर से, जहां के बरियारपुर प्रखंड में एक मुखिया प्रत्याशी अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जी हां, मुखिया प्रत्याशी ने जोकर का वेश धारण किया है और इसी जोकर के लिबास में वो जगह जगह जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों को मुखिया प्रत्याशी का ये अंदाज खूब पसंद भी आ रहा है। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज से विधानसभा और विधान परिषद के सभी मेंबर्स की प्रक्रिया शुरू हुई और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तौर पर शामिल हुए। आपको बता दें कि इसमें सम्मेलन में संसद और विधान मंडलों में सदन कैसे सुचारू रूप से चले, जनहित का किस तरह से ध्यान रखा जाए और सरकारों की जवाबदेही कैसे तय की जाए, इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में देश भर के पीठासीन अधिकारी जुटे हैं। इस सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल हैं। इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2021 से 30 के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह मानव सभ्यता व्यवस्था सबको बदल देगा। मेरे मन के अंदर यह जिज्ञासा उठती है कि क्या हमारी विधायिका, सरकार, प्रशासन, पूरी व्यवस्था के लिए यह जो बदलते समय का अवसर है, हमें
नए ढंग से इन परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल रहे हैं। इन परिस्थितियों में हमें डायनेमिक लेजिस्लेचर की भी जरूरत है। इसलिए हमें डायनेमिक लेजिस्लेचर की जरूरत है जो अपनी संस्थाओं को आधुनिक और भविष्य के अनुरूप बना सके। उदाहरण के तौर पर ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण काम हो रहा है। भविष्य के निर्णायक मुद्दों पर तथ्य इकट्ठा करना और हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को संसाधन देकर उनका परीक्षण, अध्ययन और उनको आगे क्रियान्वित करने की ओर ले जाने का प्रयास। इसी तरह फिनलैंड की फ्यूचर्स कमेटी का काम उन इश्यूज को पहचानना और समझ विकसित करना है जो आने वाले समय में देश को प्रभावित करने वाले हैं। और देखिए, पंचायत चुनाव के 7वें चरण की आज काउंटिंग हो रही है और इसे लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व काउंटिंग में बाधा न बन सके। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव के 7वें चरण का मतदान का काम 2 दिन पहले संपन्न हुआ और आज मतगणना का काम जो है वो शुरू हो चुका है। बिहार के 37 जिलों के 63 प्रखंडों में मतगणना का काम जो है वो शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर के तमाम तरह की तैयारी पूरी कर ली थी, मुकम्मल कर ली थी और आज उसी व्यवस्था के बीच, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो मतगणना का काम शुरू हो चुका है। और यहाँ पे बताते चले कि पंचायत चुनाव जो हैं वो सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग चरणों में हो रहे हैं और इसी क्रम में 7वें चरण का जो है वो मतदान संपन्न हुआ था और आज उसकी काउंटिंग हो रही है। और जो ट्रेंड अब तक देखा गया है पंचायत चुनाव में कि नए चेहरे जो है और वो अत्यधिक जीत करके आ रहे हैं, बाजी मार रहे हैं इस पंचायत चुनाव में। और कई जगह पर जो है वो काउंटिंग के बाद, फैसले आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो है वो झड़प भी हुई है, कई घटनाएं भी हुई है जिसको लेकर के भी निर्वाचन आयोग ने तल्खी बरती है, सख्ती बरती है और सीधे तौर पे पुलिस महकमा को आदेशित किया कि कहीं आगे इस तरह की अब घटना ना हो, कोई प्रतिनिधि जो है वो आपस में ना उलझे। जीत हार जो है वो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है और अगर इसके बाद कहीं उपद्रव होता है, कहीं कोई बवाल करता है, कहीं कानून को अपने हाथों में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उसी के तहत जो है बिहार पुलिस मुख्यालय लगातार जो है जिलों को निर्देशित करता रहा है और आज भी बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया है। सभी 37 जिले के जो एसपी हैं उन्हें आदेश जारी कर दिया गया है कि कहीं कोई निर्णय के बाद, फैसले के बाद कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेगा तो उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां के साखू गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि शराब पीने की वजह से व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और उसके बाद ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को परिजनों ने बताया कि सुरेश राम को लिवर की बीमारी थी और शराब पीने से उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस को अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। हम तो यहाँ पर नहीं थे, हम कुटुमैतीन थे। अभी आधा घंटा जस्ट रहते हुआ तभी हमको पता चल गया पापा मर गया है। दारू पी के मर गया। लोग ब्लेम कर रहे हैं कि दारू पीने से इनकी मृत्यु हुई है, तो पहले हम पोस्टमार्टम करेंगे। जी नहीं, आपको लगता है कि अफवाह हो रहा है सर। नहीं, ऐसे कोई बंद कर दिया है इसी कारण ही सब। इसीलिए जी मैंने ऐसा ना हो कि फिर बाद में आप लोग बोलिएगा सर कोई बात नहीं। जान का गाँव में भी नहीं, ये बताइए जान का भी खतरा है क्या? आप बोल रहे हैं कि जान बचाने से हम लोग है ना यहाँ पे, किसी भी तरह की समस्या होगी हम लोग 24 घंटा आपके साथ करेंगे। और देखिए, नवादा जिले का एकमात्र चीनी मिल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। किसी जमाने में यहाँ पर चीनी का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता था और दूसरे प्रदेशों में भी चीनी भेजी जाती थी, लेकिन साल 1992 के बाद यहाँ पर चीनी मिल को बंद कर दिया गया और उसके बाद से आज तक इसे दोबारा शुरू करने की कोई कवायद नहीं की गई।
नवादा के वारसलीगंज में कभी एक बहुत बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी। कल पुर्जों के आवाज़ से इलाका गुलजार रहता था और चिमनी से निकलने वाले धुएं से लोगों के घर में खुशहाली आया करती थी। मगर अब यह इलाका पूरी तरह से शांत है और चीनी मिल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लंबे अरसे तक यह चीनी मिल बंद है और कई जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े बड़े सांसद और नेता इसे चालू कराने की बात तो करते रहे, मगर आज तक यह चीनी मिल चालू नहीं हो सका। लिहाजा धीरे धीरे यह चीनी मिल पूरी तरह से जर्जर होते चला गया। हम स्थानीय लोग से हम जानते हैं चीनी मिल के इतिहास के बारे में। बताया जाए इतिहास के बारे में इसका। कि नवादा जिला का एकमात्र उद्योग के रूप में वारसलीगंज चीनी मिल क्षेत्र में था। इस चीनी मिल से नवादा, जमुई, लखीसराय जिला से ई खाता था। किसान खुशहाल रहते थे। ई का जो रसीद मिलता था वह चेक था और उस चेक से किसानों की बहुत भारी खुशहाली था। इस चीनी मिल का 72 एकड़ ज़मीन अभी वर्तमान समय में भी है। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के रात्रि गार्ड है, हम उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पर अभी कुछ नहीं, चीनी मिल बंद है। हम लोग 5 जन इसमें काम कर रहे हैं, मतलब देखभाल करते हैं। तो अंदर क्या होता है? अंदर में अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं है, ऐसी जंगल झाड़। और देखिए, भारत का पहला वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज परमार्थ निकेतन न सिर्फ साफ सफाई को लेकर लोगों को प्रशिक्षित करता है, बल्कि टॉयलेट में जिस तरीके से पानी की व्यवस्था होती है या फिर साफ सफाई की व्यवस्था होती है, उसको अलग से डिज़ाइन करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। इसके हेड का साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने काफ़ी मंदिर बनवाई हैं, लेकिन शौचालय की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसको दुरुस्त करने के लिए उनका पहला प्रयोग है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में हमने ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस, जागरण पहल और रैकेट बैंकाइजर के ज्वाइंट एफर्ट के साथ संयुक्त तत्वावधान में एक वर्ल्ड टॉयलेट, दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, वो ऋषिकेश में हम लोगों ने शुरू किया। अब ऋषिकेश, हरिद्वार, पूरे उत्तराखंड, यूपी, बिहार के जितने भी लोग हैं उनसे सफाई कर्मचारियों को हमने वहाँ से उनको प्रार्थना की, वो सब आके यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब ये ट्रेंड हो जाते हैं तो जहाँ जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पर वो लोगों को जागृत करते हैं। फिर उसमें महिलाओं को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समस्या का सामना करना पड़ता है, तो महिलाओं को हमने क्या किया कि ट्रेनिंग दी, हाउ दे कैन बिकम एंटरप्रेन्योर। और जितने भी सफाई का काम करने वाले लोग होते हैं वो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है अपने आप में। उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी स्किल बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, हमने उनको आगे लाया और अन्य संस्थाओं को भी आगे लाया, ताकि वो संस्थाएं अपने अपने माध्यम से, केवल हम अकेले नहीं, सारी संस्थाएं मिलकर ये काम करें। इन समुदायों को, महिलाओं को और बाकी पुरुषों को भी राज मिस्त्री के रूप में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वे सीखें, फिर शौचालयों का निर्माण करें, फिर दूसरों को भी ट्रेनिंग करें, जिससे महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से उनको जीवन को जोड़ के उनके जीवन स्तर में कैसे हम सुधार लाएं, इसका बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।